तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ द प्रॉपर्टी कपल्ड कॉइल इज परफेक्टली कपल्ड कॉइल इज। यहाँ परफेक्टली कपल्ड कॉइल क्या होता है समझिए। तो कपलिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम लिखवाए थे एम के बराबर m बाय रूट अंडर L1 L2 है ना, ये था। अगर परफेक्टली कॉइल होता है तो उस कंडीशन में कपलिंग कोफिशिएंट यानी के का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। दूसरा है 1 हेनरी इज इक्वल्स टू, 1 हेनरी किसके इक्वल होता है, तो हम लोग जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्शन फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और जब फ्लक्स को हटाते हैं मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, म्यूचुअल या सेल्फ इंडक्शन आता है, एल या एम आता है। तो एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/I, और 5 का वैल्यू हो गया वेबर और ये आई का हो गया एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू अ सरफेस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैग्नेटिक, मान के चलिए क्या कि यहाँ पे ये सरफेस है ना, तो ये सरफेस के पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड है। तो सरफेस में एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर ये ए हो गया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो उस कंडीशन में फाई का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो बी ए कॉस थीटा होता है। तो बी ए कॉस 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0, तो दैट्स वाई वैल्यू कितना हो जाएगा 0। आगे है एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर या फिर इन द सर्किट। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, सेकंड लॉ है फैराडेज का। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि फ्लक्स जो इंड्यूस्ड हो रहा है, यानी फ्लक्स जो बन रहा है, जो फ्लक्स के रेट में जो चेंज हो रहा है उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, तो अपोज कर रहा है। यही चीज़ यहाँ पे आपका क्या था, अपोज बताए थे, जिस थाली में खाता है उसी थाली में, जिस कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार होता है कि वह उसके मैग्नेटिक फील्ड, अपना मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से बनाता है कि वह इंड्यूस्ड मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करेगा। तो उस कंडीशन में इसी को बोलते थे हम लोग लेंज लॉ। लेंज लॉ उसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेंज लॉ अगर बेस्ड करते हैं, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है कि हाउ इज लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये आपको याद रखना है। और इससे क्वेश्चन आता है ईडे करंट से रिलेटेड, तो ईडे करंट का एप्लीकेशन और ईडे करंट, व्हाट इज ईडे करंट, क्या ये भी क्वेश्चन पूछता है अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है मूविंग पैरेलल टू ईच अदर मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में जाता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर ये पैरेलली है तो वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 0 डिग्री का। तो उस कंडीशन में एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो ना तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ना ही प्रोटॉन अपने ऊपर फोर्स का कोई एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो उस कंडीशन में सेम एज डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही उसको फोर्स लगेगा, यानी दोनों ही चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो लगेगा वो 0 फोर्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1 हेनरी। 1 हेनरी के कौन इक्वल नहीं होगा, तो वोल्ट स्क्वायर सेकेंड बाय कूलम। तो आप इसका मतलब हेनरी का डायमेंशन कैलकुलेट करो, वोल्ट सेकेंड, एम्पियर का डायमेंशन, ये ए बी और डी तीनों का डायमेंशन कैलकुलेट करने पे देख रहे हैं कि इसका डायमेंशन हेनरी के डायमेंशन से मैच करता है, बट इसका डायमेंशन जो होता है हेनरी के डायमेंशन से मैच नहीं करता। तो डेट मीन्स कौन हेनरी के इक्वल नहीं है, तो वोल्ट स्क्वायर सेकेंड पर कूलम जो होता है वो हेनरी के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। इन मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेट एम, मैग्नेटिक मोमेंट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, एम क्रॉस बी होता है। तो ये एम क्रॉस बी हो गया, तो एम क्रॉस बी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी में अगर वर्क डन पूछ दिया जाता है तो क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसी के स्पेशल केस में बोला जाता है डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा। इसी में बताया गया था कि इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है। तो थीटा का जब वैल्यू 180 डिग्री रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। और थीटा का मान अगर 0 डिग्री रहेगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। थीटा का वैल्यू 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा का वैल्यू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, और साथ में मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पे होगा, 180 पे, मिनिमम वर्क डन कहाँ पे होगा, 0 डिग्री पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट 100
वॉट 100 वॉट ट्रांसफार्मर का पावर जो दिया है अभी ये पी आउटपुट है ना, पी आउटपुट है कितना दिया हुआ है, ये 100 वॉट है इसका, ठीक है। और 220 वोल्ट मेंस है, तो मेंस अगर है हो गया तो हमको इनपुट निकालना पड़ेगा, इनपुट कितना होगा, तो इनपुट का फॉर्मूला जानते हैं वी आई, तो वी का वैल्यू हो जाएगा 220 वोल्ट इंटू आई का वैल्यू हो जाएगा 0.5 एम्पियर, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 एम्पियर। तो उस कंडीशन में कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये खत्म 0 0 0 खत्म, तो 110 वॉट आ गया। और हम लोग बेसिक चीज़ जानते हैं कि इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100। तो आउटपुट पावर कितना है, तो आउटपुट पावर है 100 वॉट बाय इनपुट पावर कितना है 110 वॉट इंटू 100। दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 90 पॉइंट समथिंग कुछ 6% तक आता है, तो आप आंसर आ जाएगा 90% इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन के प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल थ्रू अ करंट ऑफ एम्पियर इज सेट ऑफ फाई देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो चूंकि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इंटू आई, तो एल बराबर क्या हो जाता है फाई बाय आई, तो यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं फाई बाय आई। फाई बाय आई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ वायर इन अ फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल रेडियस, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक सेमी सर्कल मतलब वायर है जो कि सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, ये ऐसे ऐसे जाता है और इस टाइप से, है ना, सेमी सर्कल फॉर्म करता है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो बोला गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द फील्ड इफ द टोटल रेसिस्टेंस आर, अगर टोटल रेसिस्टेंस आर है तो मीन पावर कितना होगा, तो मीन पावर बोल रहा है, तो इधर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसका डेरिवेशन, बट कोई गल नहीं। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है समझिए, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा, ये हो गया। तो ये दिया हुआ है बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे दिया, ध्यान से देखिएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड तो बी हो गया, एरिया कितना हो जाएगा, चूंकि सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कॉस है तो कॉस, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी, क्यों होगा ओमेगा टी, यहाँ लिख देते क्लियर से। फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉस ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, तो उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसी में अगर हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी, तो उस कंडीशन में माइनस अगर हम बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई का वैल्यू आ जाता है, ई का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर मीन पावर कैलकुलेट करने बोला जाता है तो पावर का फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बाय आर, यानी भी यहाँ पे ई हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया है बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अगर इसी को कैलकुलेट करेंगे देखिए यहाँ पे बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट अगर कीजिएगा देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई 2 भी है, यहाँ बाई 2 भी था, तो ये बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे मीन पावर बोला गया, यहाँ पे मीन पावर बोला गया, मीन पावर बोला गया, तो मीन पावर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मीन वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मीन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/2, ये याद रखना। तो ये 1/2 हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे बाई 2 दिया हुआ था ना, हाँ तो बाई 2 दिया हुआ था, ठीक है। तो बाई 2 यहाँ पे 1/4 आर, और यहाँ पे बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर बाय, और साइन स्क्वायर ओमेगा 2 का वैल्यू 1/2 था, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 तो 8 आर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर हम देख रहे हैं बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 8 आर, ऑप्शन नंबर बी इसका
सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पहले इसमें क्या है कि एक बार देख लीजिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू ओमेगा टी ओमेगा टी हो गया सॉरी, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा बी, ए का वैल्यू हो जाएगा चूंकि सेमी सर्कल है तो पाई स्क्वायर बाई 2 और कॉस ओमेगा टी। और यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट किया गया है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से डी फाई बाई डी टी। तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन आया, ये टोटल आया। और पी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, मतलब यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है तो ई स्क्वायर बाय आर, ई का वैल्यू पुट किया गया, आर का वैल्यू तो है ही, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है ये 1/2 होता है, तो आपका आंसर ये आ गया बी पाई स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर बाय 8r। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, इंडक्टेंस का जो रोल है वो किसके इक्वल है, तो इनर्शिया है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर रोटेट्स वर्टिकली अबाउट से एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ये आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में इसका थ्योरी दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हैं, जब किसी भी रॉड को रोटेट करवाते हैं तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो b का वैल्यू हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 इंटू ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू एल स्क्वायर का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 5 × 10⁻⁻5, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से डिवाइड कर दिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 5 जा 50 और ये 10 और 10⁻⁻5 तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो कितना आ गया 50 माइक्रोवोल्ट। 50 माइक्रोवोल्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एल दिया हुआ है, यहाँ पे एल दिया हुआ 8.4 मिली हेनरी, और एल को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 Ω, और यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, तो करंट का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे करंट 1 एम्पियर है, तो अप्रोक्सीमेट टाइम क्या होगा। ठीक है, तो करंट 1 एम्पियर रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी इंडक्टेंस के अंदर में करंट कितना ग्रो करेगा कितने टाइम बाद, तो I बराबर फॉर्मूला होता है I0 1 - e -t बाई टाउ, ये होता है फॉर्मूला। I0 क्या है आपका, I0 है आपका स्टार्टिंग का करंट, है ना, I0 स्टार्टिंग का करंट है, तो I बराबर क्या हो जाता है V/R, तो V का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट, R का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो ये कैंसिल आउट होकर आ गया 2 एम्पियर। ये I0 तो पता चल गया। अब रहा बात टॉ पता करना, टॉ का फॉर्मूला इंडक्टेंस के लिए L/R होता है, L का वैल्यू आ गया 8.4 बाय R का वैल्यू आ गया 6, तो ये 1.4 मिली ओम हो जाएगा, है ना, तो मिली समथिंग, ये टॉ का वैल्यू हो गया 1.4 मिली। अब आगे दिया हुआ है टॉ का दिया हुआ है, हमको ये निकालना है कि कितने टाइम बाद करंट का वैल्यू कितना आ जाए, 1 एम्पियर हो जाए, तो ये 1 एम्पियर दिया हुआ है करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू यहाँ 1 एम्पियर दिया हुआ है, I0 का वैल्यू हो जाएगा 2 एम्पियर इंटू 1 - e⁻⁻t बाई टॉ का वैल्यू दिया हुआ है 1.4 मिली एम, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा 0.5, देखिए 1 बाय ये 1 है इधर 2 है तो 2 उधर जाएगा तो 0.5, 1 - e बाय -t 1.4, ये आ गया m। ठीक है, दोनों साइड अगर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिएगा क्या आता है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये -0.5 बराबर -e -t बाय 1.4 मिली। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म कर दिए, दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने के बाद लॉग ये तो खत्म हो जाएगा, -t बाय 1.4 इज इक्वल्स टू लॉग 0.5 आ गया। ठीक है, ये टोटल का अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं -t बाय 1.4 और लॉग 0.5 का अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे समथिंग कुछ आएगा, और t का वैल्यू अगर अप्रॉक्सीमेट आता है तो 0.978 सेकंड करके आता है, 0.978 सेकंड लगभग में 1 मिली सेकंड के इक्वल होता है। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, I बराबर किसी भी इंडक्टेंस के अंदर में जो करंट का ग्रो होता है किसी आफ्टर सम टाइम में, तो I इज इक्वल्स टू I जो t का फंक्शन है I0 1 - e t बाई टॉ, यहाँ पे टॉ जो है टॉ का फॉर्मूला होता है L/R, ये पुट करना है, टॉ निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, Li² क्या है, तो किसी भी इंडक्टेंस के अंदर में किसी भी इंडक्टर के अंदर में जो एनर्जी होता है 1/2 Li² एनर्जी यूज होता है, तो 1/3/2 का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता है,
एल आई स्क्वायर ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। फेज डिफरेंस फ्लक्स, फ्लक्स है यहाँ पे, फ्लक्स दिया हुआ रहता है बी ए कॉस थीटा, ये हो गया। अब हमको ईएमएफ निकालना है तो फैराडेज लॉ से जानते हैं डी फाई बाई डी टी, तो उस कंडीशन में माइनस डी बाई डी टी और यहाँ पे बी ए कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो माइनस बी ए कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उस कंडीशन में बी ए साइन थीटा आया। तो इसमें कितने का मतलब कितने का अगर हमको पता करना है कि फेज डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा है फाइव में, और ईएमएफ में बात करते हैं तो साइन थीटा है, तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, पाई बाई टू। 90 को क्या बोलते हैं, पाई बाई टू का डिफरेंस आ रहा है, तो पाई बाई टू डिफरेंस है फेज डिफरेंस दोनों का, यानी पाई बाई टू इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो चॉक कॉइल जो रेसिस्टेंस होता है किसके लिए, तो एसी सर्किट के लिए। चॉक कॉइल पूछता है व्हाट इज चॉक कॉइल, तो चॉक कॉइल क्या होता है, ये बिना एनर्जी डिसिपेट किए हुए मतलब एसी करंट पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एसी करंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चॉक कॉइल एक एलआर सर्किट होता है, वो माइंड में रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। फिर आगे फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट रहे, रिएक्टिव सर्किट रहे या फिर इंडक्टिव सर्किट रहे, पावर फैक्टर कितना होता है, 0 होता है, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू द, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब नन ऑफ दिस, जिसका सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ये इस ऑप्शन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 21 में। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू अ सरफेस, बस वही सेम रिपीट क्वेश्चन है, जब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो सरफेस के तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, और ये सरफेस है, सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है और ये पैरेलली है ऐसे, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसके कारण थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन 50 इंडक्टर कैरिंग ऑफ इतना, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/2 एल आई स्क्वायर, तो 1/2 एल का वैल्यू है 50 मिली हेनरी इंटू और आई स्क्वायर का वैल्यू 4 × 4, तो उस कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों खत्म, 2 आ गया, 5 2 जा 10 और 100 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 400 मिली हेनरी, मिली जूल हो जाएगा यहाँ पे, और 400 इंटू इसी को कन्वर्ट करेंगे -3 जूल, तो ये 2 0, अच्छा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 400 बाय 30 0 0 0 खत्म, तो 0.4 जूल का एनर्जी आया। 0.4 जूल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो यहाँ पे 35 नहीं 53 होगा, ठीक है। चलिए तो डी फाई बाई डी टी कैलकुलेट किए, तो क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा माइनस डी बाई डी टी। बहुत बच्चों को लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछता है, बट आप लोग को कर लेना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ ही देता है। क्या कि नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर रहता है, ठीक है, तो इसको छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो 20t - 50 आ जाएगा, तो उस कंडीशन में -20t + 50 और t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो -20 × 3 + 50 इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, तो -60 + 50 और आ गया यहाँ पे -10 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 24 है यहाँ पे, कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन दिया हुआ है इतना और परफेक्टली कपल है ना, परफेक्टली कपल है, तो के का फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट लिखे थे m/√L1 × L2 दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में के का वैल्यू परफेक्टली कपल में के का वैल्यू 1 हो जाता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा √L1 × L2। तो L1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 मिली हेनरी mH × 8 मिली हेनरी और यहाँ पे रूट के अंदर, तो 8 दूना 16 का हो जाएगा 4 मिली हेनरी, तो म्यूचुअल इंडक्शन कितना आ गया m, तो m का वैल्यू हो गया 4 का, मतलब 24 का क्या हो जाएगा 4 नंबर ए सही ऑप्शन है। कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज, ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो लैमिनेटेड रहता है, क्यों, लपेट बहुत छोटा रहता है, ताकि यहाँ पे कोर, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, और बीच में क्या रहता है, कोई मटेरियल गैप किया जाता है या कोई मटेरियल दे दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, रीज़न क्या है, ईडे करंट को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, पहला तो हम बता दिया आपको लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ किस पर बेस्ड है, ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है ये फैराडे लॉ लिखने के लिए आता है।
Faraday law of electrolysis, Faraday law of electromagnetic induction. And the third question is, which is frequently asked in your BSEB examination, that is 1/2 Li square प्रूव करने इंडक्टर के अंदर कितना एनर्जी है। और एक ऑब्जेक्टिव में आता है 1/2 B स्क्वायर बाय म्यू जीरो, डेट इज नॉन एज एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी। और एक आता है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा रिपीट करता है ये, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट करेगा म्यूचुअल इंडक्शन, ये बात याद रखना है आप लोगों को सबको। पहला क्या बोले, लेंज लॉ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 1/2 Li स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी का, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। और बेसिकली इस टॉपिक से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस और नहीं आता है, बस यही है जो कि आपको सब्जेक्टिव के लिए बेसिकली काम देता है। और एक क्वेश्चन आता है ईडे करंट क्या है, व्हाट इज ईडे करंट, 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। कभी भी इस पर मतलब इसके एप्लीकेशन को लिखने बोल दिया जाता है, और इस पर कभी भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बात करेंगे, एक एनर्जी डेंसिटी आएगा, एक सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, अदरवाइज और कुछ नहीं देता। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं, मिलते हैं कल।